नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत मौजूद हैं हमारे साथ। ये कुछ गुफ्तगू इनसे करेंगे हम, लेकिन इस गुफ्तगू से पहले इनका तारुफ आपको मैं संक्षेप में करवाना चाहूँगा। वो ये है कि आप ठीक हमारे पीछे देख सकते हैं, ऊपर सरदार शहीद आजम भगत सिंह जी की फोटो लगी हुई है और इनके घर में अगर कुछ किताबें अगर देखने को मिलेंगी, हालांकि काफी कुछ यहाँ टेबल जो है वो भीतर भीतर नजर आ रहा होगा आपको। तो क्यों, चूंकि ये बेसिकली अब वकालत ही कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत सारी डॉक्यूमेंट्स इनके कागजात यहाँ पर बिखरे हुए तितर बितर हैं। वैसे आपको मैं इनका जो तारुफ ये है कि अंबाला के गांव धूलकोट के रहने वाले सरदार बलबीर सिंह सैनी जी, जिन्होंने 10वीं तक अपनी शिक्षा है वो अंबाला शहर के आर्या कॉलेज आर्या स्कूल से प्राप्त की और उसके बाद एयरफोर्स में चले गए। लेकिन उसके बाद भी इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और किस तरह से संघर्ष किया अपनी लाइफ के साथ और किस तरह से ये कामरेड विचारधारा में चले गए। इन सब तमाम सवालों का और आज के जो देश के हालात है उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, वो हमारे दर्शकों को प्लीज बताएं। मैं जब एयरफोर्स में था 1971 में, तो 65 की वॉर उस समय मैं एयरफोर्स में था। 71 में जो वॉर हुई उसमें मैं एयरफोर्स में था। तो एयरफोर्स में रहते हुए कुछ ऐसे सवाल मेरे दिमाग में खड़े होने शुरू हुए। मतलब कि पाकिस्तान का एक आता था, यहाँ एयरफोर्स स्टेशन अम्बाला पे बॉम्बिंग कर जाता था, आदमपुर पे हलवारा पे बॉम्बिंग कर जाता था, एक एयरमैन की डेथ भी हुई। तो मेरे दिमाग में सवाल आया कि मैं भी एयरमैन हूँ, मैं एयरक्राफ्ट तैयार करके यहाँ बॉम्ब लगा के भेजता हूँ, वो एयरक्राफ्ट जाके पायलट पाकिस्तान बॉम्बिंग करके आता है। तो वो बॉम्बिंग जो जहां करता है एयरफोर्स स्टेशन में, वहां जो बॉम्ब गिरता होगा वहां भी एक एयरमैन मरता होगा। जैसे पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट जब आके यहाँ पे गिराता है बम, तो यहाँ एयरमैन एक मरता था। तो मेरे सवाल खड़ा हुआ दिमाग में कि ये मामला है क्या? क्या मैं एक हत्यारा नहीं हूं जब मैं एयरफोर्स में हूं कि एक एयरक्राफ्ट ऐसा तैयार करके भेज रहा हूं जिससे बम लगा है, जो मेरे जैसे एयरमैन को मारेगा जिसको मैं जानता भी नहीं, जिसकी मेरे साथ कोई दुश्मनी नहीं। तो ये जो नेशनलिज्म वगैरह का भूत जो है ना, ये मेरे दिमाग में एयरफोर्स में से निकल गया था। इसके साथ साथ फिर और कई सवाल दिमाग में उठे। राजनीति में मैं थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेता रहता था, जाके जगह जगह जो राजनीतिक बड़े बड़े लीडर होते थे उनके भाषण सुनता था जब इलेक्शन होते थे। तो फिर पूरी दुनिया की जो इतिहास थी उसको थोड़ा बहुत मैंने जानने की कोशिश की। तो दुनिया की जो रूस की क्रांति, सबसे पहले हमारे सामने मजदूरों की क्रांति 1917 की, उससे पहले फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था, वो सारे इतिहास मैंने पढ़े। तो उन इतिहासों से फिर मुझे पढ़ने से कार्ल मार्क्स तक मैं पहुंचा। वो सारे जितने भी दर्शन जुड़े हुए थे इनके साथ वो सारे पढ़े। पूरी जो पूंजीवाद की फिलोसफी थी, इसकी जो राजनीति थी, वो सारी समझी। तो पूरी दुनिया का जो दृश्य था मेरे दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट हो गया था। मैं 71 के आसपास, तो मैं जब पढ़ता लिखता रहता था, तो एयरफोर्स है, आर्मी है, नेवी है, इसमें एक खास तरह का वो होता है मामला। वो मामला ये होता है कि हर तीसरा आदमी इंटेलिजेंस का होता है। हम सब लोग एक दूसरे पे इंटेलिजेंस कर रहे होते हैं कि कौन क्या पढ़ता है, लिखता है, क्या बात करता है। तो इसी तरह मेरी भी रिपोर्टिंग वगैरह हुई। मेरा सारा लिटरेचर जो मैं पढ़ता था उसके डाटा कलेक्ट किए उन्होंने। या एयरफोर्स स्टेशन में जब अम्बाड़ा में था मैं, तो सेंट्रल लाइब्रेरी है जो अम्बाड़ा की, वहां में जाया करता था, वहां से किताबें लेके पढ़ता था। तो वहां भागी एक हुआ करते थे लाइब्रेरियन, उन्होंने एक दिन मुझे सवाल किया, कहता मेरे पास आइए, बैठे बात कीजिए। कहता आप हो कौन? मैंने बताया तो मैं ऐसे ऐसे एयरफोर्स में और यहाँ एयरफोर्स स्टेशन में। कहते एक दिन मेरे पास सीआईडी वाले आए थे और वो आप जो किताबें पढ़ते हैं उसको डाटा मांग रहे थे। तो इसी तरह ही अंदर हमारे एयरफोर्स स्टेशन में लाइब्रेरी थी, वहां भी इसी तरह ही जो हम किताबें पढ़ते हैं उसमें सारा रिकॉर्ड रखा जाता था। तो इन्होंने जब उस रिकॉर्ड से कंक्लूड ये किया कि मैं एक कम्युनिस्ट विचारधारा से जो है प्रेरित हो चुका हूं, तो मुझे यहां से फिर उन्होंने 1971 जब वार लगी, 3 दिसंबर को शायद लगी थी वो, 5 दिसंबर को यहां से मुझे पोस्ट करके मद्रास भेज दिया था अंडर ऑब्जर्वेशन। तो 72 में इन्होंने ऑब्जर्वेशन के बाद मुझे निकाल के एयरपोर्ट से बाहर कर दिया था। इस एयरफोर्स के दौरान मैंने अपनी एजुकेशन भी इम्प्रूव कर ली थी।
एजुकेशन मैंने एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया है जो उसका एक एग्जाम होता है एसोसिएट मेंबरशिप का, वो मैंने पास कर लिया था, तो वो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग बी के बराबर होता है। उसके बाद मैंने बीए भी शुरू कर दी थी एयरफोर्स में, तो पार्ट 1 पार्ट 2 कर ली थी। 72 में मैं बाहर आया, 73 में फाइनल बीए करके 73 जुलाई में मैंने फिर एडमिशन लॉ कॉलेज में ले ली थी पंजाब यूनिवर्सिटी में, और 76 तक मैंने लॉ की डिग्री करके, और उसके बाद में 1976 जुलाई में लाइसेंस लेके प्रैक्टिस में आ गया था। और लॉ करने का मेरा मकसद पूरे का पूरा जो जुड़ा हुआ था, वो जो मेरी कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरणा थी उसके साथ जुड़ा हुआ था। तो जिंदगी भर कहीं ना कहीं मैं लोगों के लिए लड़ूंगा अपनी प्रोटेक्शन के लिए, और जो लोग मेरे साथ जुड़ेंगे या और कहीं जहां कहीं जरूरत होगी उनकी मदद ताकि मैं कर सकूं। तो इस तरीके से मेरा ये सारा मामला है। बलबीर जी, जो हमने सुना है, जो अब तक बातें आपके बारे में हमें पता चली हैं कि आप कहीं ना कहीं सरदार शहीद आजम भगत सिंह की विचारधारा से तो प्रेरित थे ही, लेकिन बाद में आप जिस तरह से आपने अभी खुद भी ये कबूल किया है कि आप कुछ इस तरह की किताबें या ऐसा लिटरेचर पढ़ रहे थे मार्क्सवादी का, और दूसरे लोग, ये हमारे यहाँ जो नेशनलिस्ट या माओवादी थे, आप उनसे भी प्रभावित हुए, उनके साथ भी रहे आप? देखिए, ये जो विचारधारा का जो विकास होता है ना एक व्यक्ति में, इसकी एक प्रक्रिया होती है। कुछ बातें जब मैं एयरफोर्स में पढ़ लिख रहा था उस समय समझी, कुछ उसके बाहर आया उसके बाद वो समझी, फिर जब मैं आंदोलनों में अलग अलग तरह के, मजदूरों का आंदोलन, किसानों का आंदोलन, फिर तक्षशिल आंदोलन, फिर अखबार चलाया, फिर पीपल यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज, जहां पुलिस अट्रॉसिटीज होती थी वहां जाते थे हम लोग, उसकी इन्वेस्टिगेशन करके रिपोर्ट छापते थे। तो इन सारी चीजों से एक आदमी का वैचारिक विकास होता है। तो जैसे जैसे मेरा अंतरराष्ट्रीय विचारधारा का विकास हुआ, उसी तरह नेशनलिस्ट जो लोग थे इस देश के अंदर, जो आजादी की लड़ाई थी, जब उसका इतिहास मैंने पढ़ना शुरू किया तो उसमें पता चला कि ये 3 धाराएं हमारे सामने थी। महात्मा गांधी की धारा थी, एक आरएसएस की विचारधारा थी, और तीसरी क्रांतिकारी थे भगत सिंह और नीति। तो भगत सिंह को फिर डिटेल में पढ़ना पड़ा क्योंकि हमारा कार्य क्षेत्र तो भारतवर्ष था। तो मार्क्सवाद को भी अप्लाई अगर करना है हमने, तो भारत का जो इतिहास है वो बहुत जरूरी है, जिसको हमें पढ़ना और समझना है। तो जब भगत सिंह को पढ़ना शुरू किया तो उससे फिर बहुत बड़ी बातें जो है भगत सिंह की हमें पता चली कि 23 साल की उम्र में ही वो इतना कुछ कर गए जो कि बाकी लोग अगर 100 साल भी जीते हैं उनको कोई मतलब नहीं होता उनकी जिंदगी का। तो वो 23 साल की उम्र में जो कुछ दे गए हमें, वो पूरा एक जो क्रांतियों का इतिहास है पूरी दुनिया का, उसमें कड़ी है। एक व्यक्ति उस कड़ी पे भी रुक सकता है कि भगत सिंह को पकड़ के बैठ जाओ। भगत सिंह तो हमें एक मार्गदर्शन करता है, और वो जो उसका प्रमुख जो लेख है मैं नास्तिक क्यों हूं, उसमें ये सारी बातें वो क्लियर करता है। कहता है कोई भी व्यक्ति क्रांतिकारी बनने तक जो उसकी विकास की प्रक्रिया है विचारों की, वो उसने उसमें डिटेल कर रखी है कैसे वो खुद बना क्रांतिकारी। तो जब हम उसके एक लेख को ही पढ़ लेते हैं तो हमें समझ पड़ जाता है कि एक व्यक्ति को अगर क्रांतिकारी बनना है तो उसे किन किन विकास की जो मानसिक विकास है उसकी प्रक्रिया से जुड़ना पड़ेगा। तो भगत सिंह के बिना हिंदुस्तान के पूरी दुनिया के जो क्रांतिकारी इतिहास है आगे नहीं बढ़ा जा सकता। तो सर, ये आप क्या हमें बताएंगे कि आप इसके बावजूद जब इतने ज्यादा आप आकर्षित थे, प्रभावित थे शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी के उनकी जो मार्ग था, तो आप उनके जीवन से प्रभावित होकर उसके बावजूद जो नक्सलिस्ट और या माओवादियों के साथ फिर आप मिक्सअप हो गए, उनकी विचारधारा के साथ भी रहे। देखिए, एक बार लंबा टाइम भी निकाला। हाँ, इस क्या फर्क दोनों इसमें भगत सिंह की विचारधारा में या उनकी विचारधारा में क्या फर्क समझते हैं आप? है, देखिए ऐसा है, भगत सिंह को अगर समझना हो, उन्होंने जब उनका ट्रायल हो रहा था 2 नारे दिए थे, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जब साम्राज्यवाद मुर्दाबाद को समझने की कोशिश करता है ना आदमी, तो उससे ये निकल के बात आएगी कि उनकी विचारधारा अंतरराष्ट्रीय थी। उनका हिंदुस्तान की जो जिसको हम नेशनलिस्ट विचारधारा कहते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, अदरवाइज वो साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा ना देते। और उनकी जो क्रांति है उसको जो उन्होंने परिभाषित किया था उसको समाजवादी क्रांति कहा था और अंतरराष्ट्रीय वर्किंग क्लास की क्रांति कहा था। तो इसका मतलब ये है कि भगत सिंह को समझने के लिए हमें जो अंतरराष्ट्रीय जो आंदोलन है मजदूर वर्ग का,
समाजवाद की लड़ाई जो है 1917 में जो क्रांति रूस में हुई थी उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो उसके साथ जोड़ के समझना पड़ेगा। तो भारत में अगर क्रांति को हमने आगे लेके जाना है तो भगत सिंह एक हद तक हमें मदद करते हैं कि हिंदुस्तान में कैसे चीजों को समझा जाए, लेकिन उससे आगे भगत सिंह की क्योंकि आयु बहुत कम थी, 23 साल 2-3 महीने में ही उनकी जो है हत्या कर दी गई अंग्रेजों द्वारा। तो इसलिए अगर हम ये सोचें कि भगत सिंह हमें सारा कुछ पूर्ण रूप में देके गया है कि कैसे क्रांति होगी, क्रांति के बाद कैसा हमें समाज बनाना है, कैसे दुनिया बनानी है, तो उसमें ब्रॉडर हिंट तो मिलते हैं, लेकिन उसकी डिटेल जो है उसको वर्कआउट करने के लिए हमें उस पर काफी कुछ और काम करने की जरूरत है। रही बात ये जो बाकी माओइस्ट और नक्सलाइट्स का मामला है, नक्सलाइट्स हो चाहे माओइस्ट हो, यहां एक सबसे बड़ी जो समस्या आई, रूस में लेनिन की मृत्यु और ट्रॉट्स्की को जब स्टालिन ने बाहर निकाल दिया था रूस से, उसके बाद जो स्टालिनिस्ट विचारधारा रूस के अंदर पनपी और वो सारी गिरफ्त में उसके आ गई, तो जो मजदूर वर्ग की क्रांति का एक नारा था पूरी दुनिया का, वो स्टालिन ने उसको रोक के उस सारी क्रांति को रूस के अंदर ही सीमित कर दिया था। तो उससे नुकसान यह हुआ कि पूरी दुनिया के अंदर जो अंतरराष्ट्रीय कम्युनिस्ट विचारधारा थी वो एक जगह पे रुक गई। तो उसके बाद जितनी भी ये धाराएं बनी, चाहे नक्सलाइट है चाहे माओवादी है, ये सारे के सारे नेशनलिस्ट हैं। इनका अगर कहें, मगर मुझे कोई ओपिनियन या मेरी राय को मानता है तो मैं ये कहता हूं कि ये लोग कम्युनिस्ट क्रांतिकारी है ही नहीं, क्योंकि कार्ल मार्क्स के अनुसार तो दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ। और समाजवादी क्रांति का मतलब है कि पूंजी पे आधारित सत्ता का नाश करना। ये जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे सीपीआई माओइस्ट है, सीपीआई एमएल है, सीपीआई एम है, सीपीआई है, एसयूसीआई है, ये सारी की सारी पूंजीवादी व्यवस्था के अंदर रहते हुए ही, पूंजीवाद को कायम रखते हुए ही क्रांति करना चाहती हैं, जो कि मार्क्सवाद के बिल्कुल विरुद्ध है। तो इसलिए इन पार्टियों को तो हम लोग कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं मानते। मैं 2012 में उस आंदोलन का हिस्सा रहा हूं जिस आंदोलन को हम वर्कर सोशलिस्ट पार्टी की क्रांति के नाम से कह सकते हैं। हमने 2012 में नवंबर 7 रूसी क्रांति की जो याद का दिन है, उस समय हमने ये पार्टी स्थापित की थी, वर्कर सोशलिस्ट पार्टी। हम लोग लेनिन और ट्रॉट्स्की, मार्क्स, लेनिन और ट्रॉट्स्की, इन तीन लोगों की जो परिभाषाएं हैं पूरी क्रांति की और पूरी विचारधारा कम्युनिस्ट विचारधारा की, उसके हामी हैं। हम माओइस्ट विचारधारा को लंबे समय से छोड़ चुके हैं, हमारा कोई माओइस्ट विचारधारा से संबंध नहीं है। अभी सर आपसे मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि आज की जो अभी आपने जिक्र भी किया कि आज पूंजीवादी साम्राज्य है और या सत्ता जो है वो पूंजीवादियों की हो चुकी है, तो अब अभी आप क्या सोचते हैं कि आज के जो देश का युवा है, देखिए वो कहा जा रहा है कि आज बेरोजगारी बढ़ चुकी है, युवा जो है वो सड़कों पर आ चुका है, मजदूर है, आपका किसान है, आज भी वो कई सालों से एमएसपी को लेकर के और दूसरी मांगों को लेकर के सड़कों पर है। सरकार उनके ऊपर लाठी डंडा गोली सब इस्तेमाल किया जा रहा है, उनमें काफी लोगों की मौत भी हो चुकी है, 800 के लगभग से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं। तो ये तमाम तरह की जो आज के हालात में देश फेस कर रहा है प्रॉब्लम्स को, तो ऐसे में आपकी विचारधारा कहाँ काम करती है? देखिए ऐसा है, कोई भी नई चीज जब उत्पन्न होती है तो उसका विकास होता है, फिर उसका एक प्रक्रिया चलती है, वो फिर एक समय पे आके डिक्लाइन करती है। इसी तरह ये जो पूंजीवाद है, पूंजीवाद भी 16th सेंचुरी से जब ये शुरू होता है, 17th सेंचुरी इंग्लैंड से आते हुए फिर ये फ्रांस, जर्मनी और पूरे यूरोप में फैलता है, फिर अमेरिका में आता है। तो अब वो पूंजीवाद का जो एक क्रांतिकारी पीरियड था, जिस पीरियड में पूंजीवाद ने जो पहले सामंतवाद था इससे उस व्यवस्था को नाश किया था, तो ये आते आते इसका जो क्रांतिकारी वो था पक्ष, वो सारे का सारा नष्ट हो चुका था। और 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लगती है और सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया था
कि उसके बाद कोई भी पूंजीवाद के अंदर दुनिया में लोगों को देने के लिए, उनका जीवन बेहतर बनाने के लिए कोई क्षमता इसकी बची नहीं थी। इसकी रिफ्लेक्शन हम यहाँ हिंदुस्तान में भी देखते हैं। हिंदुस्तान से जब अंग्रेज लोग गए, वो कोई यहाँ मजदूर वर्ग को या मेहनत का स्वर्ग को क्षमता नहीं सौंप के गए थे। जो उनके दलाल थे, जो उनका साथ दे रहे थे इस मुल्क में सत्ता चलाए रखने के लिए, उनको सत्ता सौंप के चले गए। और उसके बाद जो कांग्रेस के हाथ में सत्ता आती है, उसने क्या किया? क्या उसने पूरी जो सामंती सत्ता का जो ताना बाना था, क्या उसको डिस्ट्रॉय किया, उसको नष्ट किया? बिल्कुल नहीं। उनके साथ संबंध बढ़ा के, उनको अपने साथ जोड़ के पूरे देश की जो मेहनत जनता है उसको राज करने के लिए नए से नए कानून जो है बनाए। और आज हम देख रहे हैं उन कानूनों की एक परिकाष्ठा जो है इस भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हम देख रहे हैं सारी बात। तो मामला इसको इस तरीके से देखना है हमने। दो तरह के अंतर्विरोध होते हैं, एक को हम एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शंस बोलते हैं, दूसरे को नॉन एंटागोनिस्टिक। एक दोस्ताना दुश्मनी होती है, एक दुश्मनाना दुश्मनी होती है। कैसे? मजदूर है एक फैक्ट्री में, एक दूसरी फैक्ट्री है उसमें मजदूर है। मजदूरों के भी आपस में झगड़े हो सकते हैं, उनके एक ही कॉलोनी में रहते हैं। मालिक है उनके भी आपस में झगड़े हो सकते हैं, उनके झगड़े होंगे मार्केट कैप्चर करने के। मजदूरों के पानी के जो टैप है वहां उनकी औरतें लड़ रही हैं। एक मजदूर की औरत जो है पहले बाल्टी रख के पानी लेना चाहती है, दूसरे की उससे पहले लेना चाहती है। तो मजदूरों के इस तरह के झगड़े होंगे। या फैक्ट्री के अंदर एक मजदूर है, दूसरा मजदूर है मालिक की पैरवी करता है, उनका दूसरा का झगड़ा होगा। लेकिन एक झगड़े हैं जो मजदूरों के और मालिकों के बीच है। तो जो मालिकों और मजदूरों के बीच झगड़ा होता है उसे हम नॉन एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन बोलते हैं। एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शन बोलते हैं दुश्मनाना विरोध, और एक होता है दोस्ताना, जिससे मालिकों का आपस का विरोध मार्केट को कैप्चर करने के लिए या मजदूरों पे कुछ जुल्म करने के लिए, उनके हकों को छीनने के लिए जो आपस में मिलकर करते हैं, वो एक अलग पहलू है। जो मार्केट कैप्चर करने के करते हैं वो एक अलग पहलू है। तो ये सारा मामला इस बात पे टिका हुआ है कि विरोध जो है वो किस नेचर के हैं। तो हिंदुस्तान में जितनी भी मूवमेंट्स खड़ी हो रही हैं, ये किसानों की हो, चाहे आप नॉन एम्प्लॉयमेंट की ले लो, चाहे असीमता का ले लो, औरतों का मसला, ये सारे के सारे ये नॉन एंटागोनिस्टिक कंट्राडिक्शंस है। ये सारी की सारी पूंजीवादी व्यवस्था में ही विरोधता ये है। पूंजी व्यवस्था को नष्ट करके उससे आगे जाने की नहीं है। एक विरोधता होगी, वो विरोधता वो है जो कि इस पूंजीवाद को ही नष्ट करेगी, और नष्ट करने के साथ जितनी भी इसने कंट्राडिक्शंस पैदा कर रखी है पूंजीवाद ने, उन सब का अंत करेगी। तो हम जिस कंट्राडिक्शन के हामी है, हम उस कंट्राडिक्शन के हामी है जो कंट्राडिक्शन इस पूंजीवाद की सारी असंगतियां, विसंगतियां, इन सबको नष्ट करेगी। आप सर जो आज भाजपा की सत्ता है, आप उसको बेहतर नहीं मानते? इससे पहले आप कांग्रेस की जो सत्ता रही उनको आप बेहतर मानते हैं? देखिए, इसमें ऐसा है कि बेहतर और घटिया मानने का सवाल नहीं है। पूरी दुनिया में जो पूंजीवादी व्यवस्था चल रही है ना, ये उसके पड़ाव है। पूंजीवादी व्यवस्था का एक पड़ाव था जिसको हम क्रांतिकारी पड़ाव कहते थे, जब इसने सामंती जो व्यवस्थाएं थी उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी और पूरी दुनिया को डेमोक्रेटाइज करने की, लोगों को राइट्स कुछ देने की एक जो है कोशिश की, उसके लिए लड़ाई लड़ी। उसके बाद जब वो सारा खत्म हो गया मामला, तो फिर ये ऐसे दौर में आ गई जिसको हम रिफॉर्मिस्ट दौर बोलते हैं, जहां पे ये आवाज उठनी शुरू हो गई कि यार जो मेहनत का लोग है उनको इतना जुल्म भी ना करो कि वो कहीं बगावत ना करनी शुरू कर दे, तो उन्हें कुछ थोड़ा बहुत देना शुरू करो। तो हम वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो देखते हैं कि तरह तरह के देशों के अंदर जो मेहनत का लोग थे उनको थोड़ा बहुत जो है रियायतें देने की बात आई। अब सवाल ये खड़ा हो गया कि जिस तरीके से दुनिया देशों में बटी हुई है और देशों का आपस में संघर्ष है, उससे क्या हो रहा है कि जो रेट ऑफ प्रॉफिट है इस पूंजी व्यवस्था का, जिस रेट ऑफ प्रॉफिट को बंटना होता है पूरे देशों में, वो कम होता चला जा रहा है। और उस रेट ऑफ प्रॉफिट के लिए अब सारे देश एक दूसरे के खिलाफ लड़ाई में उलझे हुए हैं। आप देख रहे हो किस तरह से पूरी दुनिया के अंदर लड़ाइयां चल रही है। हिंदुस्तान, इसके जितने भी देश हैं सारे के सारे इसके दुश्मन बन बैठे हैं। क्यों? अब अगर ये समझना पड़ेगा ये सारा मामला है क्या, क्यों ऐसा हो रहा है। क्यों नहीं ऐसा कि पूरी दुनिया के अंदर शांति हो, सबके लिए जो है जो भी दुनिया में है उसका बंटवारा ठीक तरीके से हो, लेकिन वो नहीं हो रहा। हर एक मुल्क एक दूसरे की जितनी भी चीजें हैं उनको अपने पास खसोट के अपने मुल्क को जो है वो ठीक ठाक रखना चाहता है, बाकी मुल्कों के साथ कुछ भी हो। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था जो है ना, इसके सिवाय ये और कुछ दे ही नहीं सकती जो आज हो रहा है। अगर इससे हमने ना छुटकारा पाया
तो अभी सामने बिल्कुल नजर आ रहा है कि तीसरी जो बड़ी लड़ाई है दुनिया की, वो लड़ने की संभावनाएं बढ़ रही है। यूक्रेन में बड़ी हुई थी पहले, अभी देख लीजिए ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया कल परसों, तो अब इजराइल जो है उसके ऊपर अटैक दोबारा करेगा। तो ये सारे के सारे हैं क्या मामले। उधर चीन का और अमेरिका का हम देख रहे हैं किस तरीके से अमेरिका के ताइवान के अंदर चीन को जो है बार बार ललकारता रहता है। तो ये सारे मामले कहीं ना कहीं तो जाके आपस में उलझेंगे ना। तो थर्ड वर्ल्ड वॉर अब जब होगी तो उसके बाद क्या बचेगा इस दुनिया के अंदर, कुछ भी नहीं बच सकता। तो इसलिए आज जो सबसे बड़ी दुनिया की जो समस्या है वो ये है कि इस पूंजीवाद को कैसे नष्ट किया जाए। तो सर मैं एक बार आखिरी संक्षेप में आपसे एक जवाब चाहूंगा कि आज की सरकार अपने हिंदुस्तान के आवाम को क्या वो सब चीजें दे पा रही है, लोग संतुष्ट हैं? अभी जो चुनाव का समय भी है, तो क्या लगता है आपको कि फिर से इस सरकार को? देखिए ये तो आंकड़े अभी जो लेटेस्ट आए हैं सारे सीडीएसएस के भी आंकड़े आए हैं, उससे पहले पिकेटी का एक वो आया था और भी इंटरनेशनल एजेंसीज है उनके भी आंकड़े आते रहते हैं कि भारत की आज जो स्थिति है वो इतनी भयंकर है कि ये कभी भी एक्सप्लोड कर सकता है। एक ऐसा बम जो है तैयार हो चुका है इस देश के अंदर, ऐसा बारूद जो है इन लोगों ने फैला दिया है कि ये कभी भी ब्लास्ट हो सकता है और हिंदुस्तान का सारा ताना बाना उसमें उलझेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। अब जो आंकड़े आ रहे हैं, आप देखिए 20-22 लोग हैं जिनके पास 60% संपत्ति है इस देश की। 60% लोगों के पास उतना धन है जितना कि सिर्फ 20-22 लोगों के पास है। तो आप आने वाले समय में ये धीरे धीरे बातें परकलेट करेंगे, ये लोगों के अंदर जाएंगी और ये इनकी मजबूरी भी होगी, क्योंकि जो सत्ता में होती है पार्टी और जो उसको सत्ता को पदच्युत करके आने चाहती है पार्टी सत्ता में या पार्टी सत्ता में आना चाहती है, तो उनकी सारी जो सिस्टम की कमजोरियां होती है उनको बदलाते हैं एक दूसरे के खिलाफ। यही हम देख रहे हैं अब हिंदुस्तान में क्या हो रहा था। ये सारी बातें जो अब सामने आई हैं पिछले 6 महीने के अंदर, ये दोनों छुपाए बैठे थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी है चाहे अपोजिशन वाले। लेकिन अब मामला ये आ गया कि जब अपोजिशन जो है उसको ये नजर आया कि अगर बीजेपी थर्ड टाइम आ जाती है तो हमारा कोई भी यहां पर कुछ रहेगा ही नहीं, तो वो इस स्टेज पे आके अब इसमें एक बात बड़ी स्पष्ट है, अगर मेहनत करने वाले लोग ये सोच रहे हो कि बीजेपी को हरा के अगर ये दूसरा ग्रुप जो है सत्ता में आ जाता है उससे उनके जीवन में कोई राहत मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तुलनात्मक है, 19-20 का फर्क पड़ सकता है थोड़ा बहुत। ये पिछला इतिहास में हमें बता रहा है कि जब जब भी कभी जो गठबंधन की सरकारें हैं वो केंद्र में आई तो थोड़ा बहुत लोगों को जो कानूनी ये होता है मामला, जो पुलिस के जुर्म होते हैं, जो कानून होते हैं वो थोड़े से लाइट हो जाते हैं। तो ये जो बीजेपी का आना था ये तो फांसीवादी दौर है पूंजीवाद का, जिसमें से पूरी दुनिया निकल रही है। ट्रंप हो चाहे माक्रोन हो, हम लोग वहां का फ्रांस का, ये सारे के सारे फांसीवादी लोग हैं। पूरे का पूरा जो है वो क्या कहते हैं लैटिन अमेरिका, वहां जितने भी कंट्री हैं, वेनेजुएला बाकी सारे कंट्री, वहां सब इसी तरह के लोग आ गए हैं। पूरी दुनिया में इस साल में 70-72 देशों के करीब उनमें चुनाव होने हैं और लग रहा है ऐसा रहा है कि वो सारे के सारे चुनाव में यही कुछ होगा जो यहाँ भारत में हो रहा है। सर ये जो बातें आपने कही है सत्ता और विपक्ष को लेकर के, जो इकोनॉमी को लेकर के आपने छोटा सा मुद्दा बीच में रखा है। हमारे जब आप चंडीगढ़ पंजाबी यूनिवर्सिटी में लॉ पढ़ रहे थे, आई थिंक उस समय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी वहाँ लेक्चरर भी थे पंजाबी यूनिवर्सिटी में। तो आपको क्या लगता है कि वो जो उनकी सत्ता में जो देश की इकोनॉमी की जड़ जो है उसको काफी उन्होंने बूस्ट करने की कोशिश की थी और काफी हद तक किया भी था, और क्या उस स्तर को वो संभालने में मोदी गवर्नमेंट जो है वो सफल नहीं हो पाई? नो, अगर इसको इस तरीके से देखिए आप, ये तो मान लो 2014 के अंदर मनमोहन सिंह की सरकार चली गई, बीजेपी वाले आ गए। अगर मान लो 2014 के बाद मनमोहन सिंह की सरकार रहती तो भी हालात यही होने थे, कोई उसमें इंप्रूवमेंट नहीं, सुधार नहीं हो सकती थी बिल्कुल। उसका मूल कारण यह है कि आज की दुनिया में सिर्फ उन कंट्रीज के पास दौलत हो सकती है जो बहुत बड़ी संख्या में पैसा रिसर्च एंड एनालिसिस और नई नई जो टेक्नोलॉजी है उनको डेवलपमेंट के लिए लगा सकते हैं। तो वो दुनिया में सिर्फ 2-4 देश ही हैं जो ऐसा कर सकते हैं, बाकी तो सब छोटे मोटे देश है, उन्होंने तो ऐसे लुटना पिटना है। हिंदुस्तान का तो कोई भविष्य है ही नहीं बिल्कुल दुनिया के अंदर।
तो अभी क्या लगता है, ये जो सत्ता पक्ष है वो आगे चुनाव के बाद अगर जीत करके आता है तो वो देश को फायदा दे पाएगा, और जो हमारा युवा है वो जिस सोच से, जिस उनकी प्रेरणा से आपकी सोच बनी, क्या उससे प्रभावित होकर के क्या वो सरकार का विरोध करेगा? नहीं, ऐसा नहीं मुझे नजर आता। हम ये जो है इतिहास जब हम पढ़ते हैं, जो बदलाव पूरी दुनिया में बड़े बड़े दौर में के अंदर आए, जो बड़े बदलाव आए, उसमें बदलाव कभी भी लोगों में समझदारी के विकास पे नहीं आया। कभी भी आम साधारण लोग तो बहुत बड़ी संख्या, तो जो उनका पास्ट होता है ना, भूत होता है, उसमें जीते हैं। वो कभी भी कोई नई चीज सोच ही नहीं सकते, वो कभी नई चीज के लिए कभी क्रियाशील हो ही नहीं सकते। वो तो कुछ लोग होते हैं जो प्रेजेंट है उसको भी समझते हैं, पास्ट को भी समझते हैं, फिर वो फ्यूचर की, भविष्य की कल्पना करते हैं और उसके लिए वो प्लान करते रहते हैं। प्लान करते करते जो आम मासेस हैं उनकी तो सिर्फ इतिहास में उसी वक्त ही शमूलियत होती है जब उनके जीवन का स्तर इस तरीके से गिर जाए कि उनको ये लगना शुरू हो जाए कि या तो मरना या कुछ करना। तो फिर वो निकलते हैं। उस समय भी उनके दिमाग में ये नहीं होता कि उन्हें क्या करना है, वो सिर्फ डिस्ट्रॉय करने के लिए निकलते हैं। जो कुछ भी उनके इर्द को लगता है कि तंग करा, उसको वो नाश करते हैं। तो वो जो लोग पहले जो लंबे समय में सारी चीजों को समझ रहे थे, सोच रहे थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे, उनके साथ उनका मेल होता है, तब जाके कोई बदलाव। आप ऐसे हालात में आज देश के अवाम को चार पंक्तियों के अंदर क्या इस देश के जो युवा पीढ़ी है खास करके उनको क्या मैसेज देना चाहिए? आज की तो जो हम समझते हैं जरूरत सबसे पहले यही है कि पहले तो इस मोदी और आरएसएस की जो पूरी हिंदुस्तान की सत्ता है, इसको जो है उखेड़ा जाए, इसको जो है चर्चा किया जाए। क्योंकि इन लोगों ने केवल भारत में ही नहीं ये गंदगी फैलाई, पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंदगी फैला दी है। अब ये देख रहे हैं हम अंतर्राष्ट्रीय में भी कैसे कैसे जो है ये बातें आ रही हैं कि किस तरह इन लोगों ने जाके पूरी दुनिया के अंदर ये जो गंदगी जो है इन्होंने फैला दी है। चाहे वो अमेरिका है, फ्रांस है, इंग्लैंड है, किस तरीके से वहां आवाजें उठ रही हैं कि इनको जो है खिलड़ा जाए। तो आज सबसे जो काम, हमारी क्रांति का काम तो भी लंबे समय का दौर उसमें से निकलना है, लेकिन आज ये सबसे जरूरी है कि इस मोदी की सत्ता को, आरएसएस की सत्ता को चर्चा किया जाए। चलिए, तो ये सरदार बलवीर सिंह एडवोकेट जो कामरेड साहब हैं, ये इनकी विचारधारा, इनकी सोच है और इन्होंने अपनी उसका जवाब हमारे दर्शकों को दे दिया है कि इस देश के युवाओं को अब क्या फैसला लेना है। ये उनको निर्भर करता है कि अपने देश की अच्छाई के लिए, भलाई के लिए उसको आगे बढ़ा जाए, इस देश का भविष्य जो है वो सुरक्षित हो, तो इसके ऊपर आपको फैसला लेना होगा। इसी के साथ दर्शकों, आप सभी का धन्यवाद और सरदार बलवीर सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक बार फिर आपसे दोबारा मिलेंगे अगले एपिसोड में।